क्वेश्चन करेंगे, है ना। सो डायरेक्ट इनवर्स वेरिएशन में लास्ट क्लास में जितना पढ़ा था, बेस्ड ऑन दैट कुछ इजी क्वेश्चन करते हैं ताकि आपका रिवीजन हो, देन विल कंटिन्यू। हाँ, किसी को कोई पूछना है? नहीं सर। कुछ भी नहीं पूछना? अरे यार, तुम डाउट ही नहीं पूछते। सर खाया करो मेरा, तभी मजा आएगा तुमको भी। चलो चलो, देखो मैं क्वेश्चन लिखता हूँ, अभी करना है सबको। देखते तुम सोए है कि जागे है। ये क्लास को ज्वाइन करने वाले जल्दी क्यों ज्वाइन नहीं करते, समझ में नहीं आता मुझे। टाइम पे आया करो यार। चलो क्वेश्चन लिखे अपन, 1 मिनट रुक जाओ। So I'm writing the question. क्वेश्चन है 35 workers 35 workers can build a house. ठीक है, can build a house in 16 days. in 16 days. ठीक है, so how many days will 28 workers take to build the same house take to build the same house at same rate to build the same house at same rate. चलो, सबसे पहले क्वेश्चन को देख के मुझे ये समझ में आना चाहिए, इज देयर अ डायरेक्ट वेरिएशन और इनवर्स वेरिएशन। डायरेक्ट प्रोपोर्शन है या इनवर्स प्रोपोर्शन है? ठीक है, तो क्या क्या दे रखा है हमें? नंबर ऑफ वर्कर्स दे रखे और नंबर ऑफ डेज दे रखे, तो लिख लिया मैंने। देखो, नंबर ऑफ वर्कर्स, बहुत इजी क्वेश्चन है, एकदम इजी, इजी इजी, टू इजी। हाँ, नंबर ऑफ वर्कर्स एंड नंबर ऑफ डेज। काफी लोगों ने आंसर भी बता दिया, वेरी गुड। नंबर ऑफ वर्कर्स एंड नंबर ऑफ डेज। ठीक है, तो क्या वेरिएशन होगा? जितने ज्यादा वर्कर होंगे उतने कम दिन में कंस्ट्रक्शन हो जाएगा, हाउस का हाउस बन जाएगा उतने कम दिन में। जितने ज्यादा वर्कर होंगे उतना कम टाइम लगेगा, और जितने कम वर्कर होंगे उतना ही ज्यादा टाइम लगेगा। सो देख रहे हैं कि एक को घटाने से दूसरा बढ़ रहा है। इफ वी इंक्रीज द नंबर ऑफ वर्कर्स, द नंबर ऑफ डेज विल बी डिक्रीज्ड। तो अब हमें क्या दे रखा है? वी हैव बीन गिवन दैट 35 वर्कर्स। 35 वर्कर्स 16 डेज यूज करते, सो 28 वर्कर्स को कितना टाइम लगेगा, क्वेश्चन मार्क, ये हमें फाइंड करना है। तो क्या बताया था मैंने? सिंस दिस इज एन इनवर्स वेरिएशन, ये इनवर्स प्रोपोर्शन है। सो इनवर्स प्रोपोर्शन में मैंने क्या बताया था कि तुम डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दो। डायरेक्ट मल्टीप्लाई करने बोला था ना मैंने। देखो, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो। सो 35 इंटू 16 इज इक्वल टू 28 इंटू, मान लेते कुछ n डेज लगेंगे। ठीक है, ये n ले लिया मैंने। सो यहाँ से n की वैल्यू कितनी आ जाएगी? n विल बी इक्वल टू 35 इंटू 16 डिवाइडेड बाई 28। तो ये 7 5 जा 35, 7 4 जा 28, 4 1 जा 4 4 जा, सो n की वैल्यू आ गई 20 डेज। तो ये तो अभी हमने ऐसे वार्म अप कर लिया, है ना, जो लास्ट क्लास में पढ़ा था उसको अप्लाई कर दिया। तो आई थिंक दिस इज वेरी इजी, किसी को डाउट नहीं होना चाहिए इसमें, है ना। चलो और इजी क्वेश्चन करते हैं, और इजी क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि A bought 40 toys, 40 toys, each costing rupees 14.
ठीक है, हाउ मेनी टॉयज, हाउ मेनी टॉयज ए कैन बाय, कैन बाय, एक मिनट, कैन बाय एट रुपीज 8 ईच, रुपीज 8, ये 8 लिखना था मेरे को, रुपीज 8 ईच फ्रॉम द सेम अमाउंट, फ्रॉम द सेम अमाउंट, दिस इज द क्वेश्चन। चलो इसको सोचा जाए, क्या दे रखा है, ए बॉट 40 टॉयज ईच कॉस्टिंग रुपीज 14, हाउ मेनी टॉयज ए कैन बाय एट रुपीज 8 ईच फ्रॉम द सेम अमाउंट। तो क्या क्या दे रखा है मुझे, नंबर ऑफ टॉयज दे रखे हैं एंड प्राइस ऑफ वन टॉय दे रखा है, सो नंबर ऑफ टॉयज एंड प्राइस ऑफ वन टॉय। ठीक है, तो नंबर ऑफ टॉयज अगर हमने ज़्यादा खरीद लिए तो पैसे क्या लगेंगे, कम लगेंगे, प्राइस ऑफ वन टॉय का ये हो जाएगा, क्योंकि देखो इट इज गिवन दैट फ्रॉम द सेम अमाउंट, सेम अमाउंट का मतलब 40 इंटू रुपीज 14 करेंगे तो 14 फोर जा 56 होता है, 560, तो 560 ही मेरे पास अमाउंट है, आई वॉन्ट टू परचेज द नंबर ऑफ टॉयज अकॉर्डिंग टू 560 रुपीज। तो अगर मैंने मान लो ज्यादा टॉय खरीद लिए तो कॉस्ट ऑफ वन टॉय वो तो कम हो जाएगा, ये समझना है। ठीक है, और अगर मैंने नंबर ऑफ टॉयज कम खरीदे तो एक टॉय की प्राइस जो है वो बढ़ जाएगी। सो अगेन देयर इज एन इनवर्स वेरिएशन, ये समझ में आना चाहिए, इनवर्स प्रोपोर्शन। ठीक है, नाउ अगर मुझे पता चल गया इनवर्स प्रोपोर्शन है तो क्वेश्चन इज वेरी इजी, बस नंबर ऑफ टॉयज कितनी दे रखी है 40, जब एक टॉय की प्राइस थी ₹14, हमें क्या निकालना है कि अगर मैं 8 रुपीज में टॉय खरीदता हूँ एक, तो मैं कितने टॉयज खरीद सकता हूँ, क्वेश्चन मार्क। तो अभी पता है तुमको क्या किया उसने, प्राइस ऑफ वन टॉय घटा दी, तो नंबर ऑफ टॉयज बढ़ जाने चाहिए बिकॉज इनवर्स वेरिएशन है, मान लेते हैं n टॉयज अगेन एंड अगेन, इनवर्स वेरिएशन है तो इसको सीधा सीधा मल्टीप्लाई कर देने का, ये ऐसे खत्म। देखो आंसर आएगा अभी 14 इंटू 40 इक्वल टू 8 इंटू एन, तो यहाँ से n आ जाएगा 40 इंटू 14 डिवाइडेड बाय n, तो ये आ जाएगा 8 वन जा 8 5 जा, सो आई कैन बाय 70 टॉयज, 70 टॉयज अपन खरीद सकते हैं। वेरी इजी, सबका आंसर आ रहा है फटाफट। ठीक है, चलो देन आगे बढ़े और कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं, एक मिनट रुको। हाँ मैंने क्वेश्चन लिखा, अ कार ट्रेवल्स, अ कार ट्रेवल्स, अ कार ट्रेवल्स 432 kilometers, 432 kilometers in 48 liters, 48 liters of petrol, 48 liters of petrol। ठीक है, then how far how far would it travel, it travel in 20 liters of petrol, 20 लीटर ऑफ पेट्रोल में कितना ट्रैवल करेगी कार, ये बताना है। चलो भाई निकालो, सबसे पहले यू शुड अंडरस्टैंड व्हाट काइंड ऑफ एन वेरिएशन इज देयर, क्या ये डायरेक्ट वेरिएशन है, इनवर्स वेरिएशन है, किस तरह का वेरिएशन है। हाँ किया क्या सबने, किस तरह का वेरिएशन है ये, वेरी इजी टू टेल, डायरेक्ट है ना,
डायरेक्ट वेरिएशन। सर डायरेक्ट वेरिएशन। हाँ, हाँ क्या क्या सर। दे रखा है, तुम सोचो क्या दे रखा है। वी हैव बीन गिवन दी पेट्रोल, पेट्रोल का अमाउंट दे रखा है, पेट्रोल इन लीटर्स, पेट्रोल दे रखा है, और कितना क्या दे रखा है, डिस्टेंस दे रखा है। ये दो क्वांटिटीज को कंपेयर करना है। अब यार तुम्हारे गाड़ी में जितना ज्यादा पेट्रोल होगा उतना ज्यादा डिस्टेंस जाओगे, तुम उतना दूर चले जाओगे, है ना। और अगर कम पेट्रोल होगा तो कहीं नहीं जा पाओगे, मतलब डिस्टेंस कम कवर होगा। तो एक को बढ़ाने से दूसरा भी बढ़ रहा है, और एक को कम करने से दूसरा घट रहा है, तो खत्म। हमें समझ में आ गया कि दिस इज डायरेक्ट प्रोपोर्शन, ठीक है ना, डायरेक्ट प्रोपोर्शन। अब क्या करना है, बस वैल्यू लिखना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। अब 430, अगर 48 लीटर्स ऑफ पेट्रोल है तो 432 किलोमीटर जाऊंगा मैं। और अगर 20 लीटर्स ऑफ पेट्रोल है तो कितना, क्वेश्चन मार्क। ये क्वेश्चन मार्क को मैंने बोल दिया कि चलो x डिस्टेंस चले गए कुछ। तो सिंस इट इज डायरेक्ट वेरिएशन, तो हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये आ जाएगा 48 इंटू एक्स इज इक्वल टू 20 इंटू 432। तो कितना आ गया ये, x इज इक्वल टू 180। 20 इंटू 42, 432 अपॉन 48। अब ये आई थिंक 9 9। का, हाँ चले जाएगा, 48 वन जा 9 जा, मेरे को याद नहीं है बट वो दिख गया कि हाँ इट इज गेटिंग कैंसल्ड। तो आ गया 180 किलोमीटर्स। सो आई कैन ट्रैवल 180 किलोमीटर, दिस इज माय आंसर। ठीक है, चलो और इजी क्वेश्चन लेते हैं, फिर अभी वार्म अप हो जाएगा, फिर अपन और क्वेश्चन देखेंगे। चलो, नाउ द क्वेश्चन इज ये, चलो बताओ इसका आंसर फटाफट। आ गया 720। चलो देखा जाए भाई, सोल्यूशन क्या दे रखा है। अ वर्कर गेट्स, जिनको समझ में नहीं आ रहा है वो अच्छे से समझेंगे, ये एग्जांपल बहुत इजी सी लिए है मैंने। अ वर्कर गेट्स ₹400 फॉर 10 days। अगर उसने 10 दिन काम किया तो उसको 400 रुपए मिले। अगर वो 18 दिन काम करेगा तो कितने पैसे मिलेंगे, तो देख के समझ में आ गया कि ज्यादा दिन काम करेगा तो ज्यादा पैसे मिलेंगे। सो वी हैव नंबर ऑफ डेज, ऐसा लिख लिया करो हमेशा, तो यूल हैव बेटर अंडरस्टैंडिंग। नंबर ऑफ डेज और क्या दे रखा है, अमाउंट दे रखा है, अमाउंट पेड, ऐसा लिख लिया मैंने। ठीक है, अब अगर मैंने 10 दिन काम किया तो मेरे को कितने रुपए मिल रहे हैं, 400 रुपए। तो अगर मैं ज्यादा दिन काम करूंगा तो ज्यादा पैसे मिलेंगे। तो अगर नंबर ऑफ डेज बढ़ा दिए तो ये भी बढ़ जाएगा, और नंबर ऑफ डेज कम कर दिए तो ये घट जाएगा। सो इसका मतलब ये है डायरेक्ट, एकदम डायरेक्ट प्रपोर्शन, डायरेक्ट प्रपोर्शन। तो ये क्या आ जाएगा भाई, कितना दिन काम करना है अपने को, 18 दिन काम करना है। तो 18 दिन काम करने से कितने पैसे मिलेंगे, लिख लिया मैंने 720 रुपए। क्वेश्चन। बहुत ही आसान हो गया ये तो, मान लेते 100 रुपीज मिल गए। अब डायरेक्ट वेरिएशन है तो खटाखट क्रॉस मल्टीप्लाई, 10 इंटू एक्स इज इक्वल टू 18 इंटू 400। अच्छा, तो दिस इज x इज इक्वल टू 18 इंटू 400 डिवाइडेड बाई 10। एक जीरो गया, और 18 फोर जा होता है 72, और ये जीरो ऑलरेडी है, 720 रुपीज मिलेंगे। ये आ गया अपना आंसर। ठीक है, तो आई थिंक अभी तो बहुत इजी इजी चल रहा था। चलो अभी जो लास्ट क्लास में मैंने टाइम वर्क वाले क्वेश्चन कराए थे ना, उससे रिलेटेड एक क्वेश्चन, चलो देखिए किसका आंसर आएगा। लेट्स सी, ये लो, दिस इज ई क्वेश्चन, ये अपना क्वेश्चन है।
आराम से करना है, गलती नहीं करना है किसी को। एक मिनट, इसको मत करो, रुको पहले, वेट। अपन दो लोगों का क्वेश्चन लेते हैं ना पहले, इसको मत करो, वेट वेट वेट, दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। नहीं चलेगा, करो इसको अभी। ठीक है, कोई बात नहीं, यही करो। और गलती नहीं करना है, आराम से करना है, एकदम धीरे धीरे। यो 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 यो। हाँ, जिसका आंसर आ जाए लिख देना आराम से, एकदम धीरे से। एक आंसर आ गया मेरे पास, दूसरा भी आ गया। 12 डेज। सर 12 डेज। 12 डेज आ गया, 12 days। पक्का? हाँ। चलो, 12/5 भी बोला किसी ने, कोई बात नहीं, देखे अभी, ठीक है। हाँ, तो क्वेश्चन को पढ़ो और जैसे जैसे मैंने बताया था वैसे करोगे तो समझ में आएगा। ए बी एंड सी, 12 डेज इज करेक्ट आंसर, ठीक है। 12 डेज एकदम सही जवाब, सही जवाब। ए बी एंड सी टुगेदर कैन फिनिश अ पीस ऑफ वर्क इन 4 दिन। A alone can do it in 9 days. B alone in 18 days. How many days will be taken by C to do it alone? बहुत easy है। देखो, अगर A plus B plus C साथ में काम कर रहे हैं तो इनका एक दिन का काम कितना हो जाएगा? A plus B plus C's 1 day work is equals to 4 days है, तो ये आ जाएगा 1/4। अगर 4 दिन में पूरा काम कर रहे तो एक दिन में 1/4 अमाउंट ऑफ वर्क कर लेंगे, ठीक है। और फिर उसने क्या बोला, बी अलोन कैन डू इट इन 9 days, तो ए इज 1 day वर्क, इज 1 day वर्क इज इक्वल टू 1/9। और फिर बी इज 1 day वर्क कितना है भाई, 18 दिन पूरा काम, 18 दिन में पूरा कर रहा है तो 1 day में 1/18 करेगा। तो सी को कितना टाइम लगेगा, तो खत्म, इसको सब्ट्रैक्ट कर दो, ये 1 ये 2 और ये 3, ठीक है। तो अगर इक्वेशन 1 में से अगर मैंने 3 को घटा दिया, सॉरी 2 को भी और 3 को भी, 2 and 3 दोनों को घटा दिया तो मुझे मिल जाएगा C इज 1 day वर्क। तो मतलब ये A प्लस बी प्लस C इज 1 day वर्क माइनस A इज 1 day वर्क माइनस B इज 1 day वर्क इज इक्वल टू 1/4 माइनस 1/9 माइनस 1/18। तो ये कितना आ जाएगा, बी ए और बी तो यहाँ से गायब, C इज 1 day वर्क, C इज 1 day वर्क इज इक्वल टू, इसकी एलसीएम लो, कितनी होती है 4, 9 और 18 की एलसीएम 36।
तो यहाँ पे कितना आएगा, 4 को 9 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 9 माइनस यहाँ पे किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 4 से, और यहाँ पे 2 से, तो ये कितना आ गया, दिस इज इक्वल टू 9 माइनस 4 इज 5 माइनस 2 इज 3/36, ये आ गया 1/12। तो अगर ये 1/12 आ गया तो सी का एक दिन का काम कितना है, 1/12, तो पूरा काम कितने दिन में कर लेगा, 12 डेज। देयरफॉर सी अलोन, ये बताया था ना 1/n लिखा हुआ तो n डेज में पूरा काम हो जाएगा, सी अलोन कैन कंप्लीट द वर्क इन 12 दिन, 12 डेज। ठीक है, आई थिंक मैंने फॉर्मूला भी बताया था जैसे कैलकुलेट कर सकते हो, आई थिंक वो 2 लोगों के लिए लिख के दिया था, 3 लोगों के लिए भी अप्लीकेबल हो जाएगा वो, ऐसा कुछ उसमें है नहीं। सो यू कैन यूज दैट फॉर्मूला ऑल्सो अगर आप चाहते हो तो। ठीक है, आई थिंक ये टाइम एंड वर्क अभी हो गया। चलो अभी आगे बढ़े, अब आ जाते हैं, सर विच फॉर्मूला? अरे लास्ट क्लास में वो 2 लोगों का फॉर्मूला बताया था ना, एक देखो कहाँ गया वो, विच फॉर्मूला मेरे को भी याद नहीं है बिकॉज आई डोंट मेमोराइज द फॉर्मूलाज। ये देखो लास्ट क्लास के नोट्स खोले तो अपने को कहाँ मिलेगा, कहाँ मिलेगा, कहाँ मिलेगा, कहाँ गया, कहाँ गया, हाँ ये ना, ये दिख गया, दिस इज द फॉर्मूला। इफ ए अलोन कैन कंप्लीट अ वर्क इन दिस मेनी डेज देन बी एंड टुगेदर कैन कंप्लीट, तो ये टुगेदर पता है तो तुम इसको कन्वर्ट कर सकते हो, मतलब 3 के लिए भी ये, बट ठीक है छोड़ दो। केमिकल्स की पढ़ाई केमिस्ट्री है, अरे देखो ये क्या बेटा, हो, हाँ वो तो एक चलो, बहुत छोटा सा पार्ट है मैटर का, केमिकल भी तो मैटर है, यस, तो केमिकल की पढ़ाई भी उसमें इन्वॉल्व हो गई, बट इस मार्कर की कंपोजिशन की पढ़ाई भी केमिस्ट्री है। बेटा तो म्यूट कर क्वेश्चन लेता क्या, तू दूसरी का क्लास वहाँ देख पर रहा है, होगा तो म्यूट कर लेना कम से कम, वो भी मैं ही करूँ तेरे लिए, क्या यार। चलो नाउ विल कम टू द नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन, दोज आर रिलेटेड टू पाइप्स एंड सिस्टम। जैसे टाइम एंड वर्क वाले क्वेश्चन किए थे, ये पाइप्स एंड सिस्टम वाले भी बहुत फेमस क्वेश्चन है, बहुत आते, पाइप्स एंड सिस्टम। अब बुक में कितने हैं आई डोंट नो, बट यू कैन चेक, मैं इसको करने का आइडिया बताता हूँ। पाइप्स एंड सिस्टम में क्या होगा कि तुमको एक टैंक दे देंगे, जैसे अभी क्वेश्चन कर रहे थे ना अपन, क्या ए कैन कंप्लीट अ सर्टेन अमाउंट ऑफ वर्क इन दीज मेनी डेज एंड बी कैन कंप्लीट दिस मेनी डेज, तो फिर ए और बी साथ में काम करेंगे तो कितना टाइम लगेगा। उसी तरह से पाइप्स एंड सिस्टम में क्या है कि एक टैंक को भरना है तो देयर आर 2 टैप्स, 2 नल है, एक नल इतना टाइम लेता है इट दिस मेनी आवर्स, दूसरा नल दीज मेनी आवर्स लेता है, तो अगर दोनों नल को साथ में खोल दिया तो भाई कितना टाइम लगेगा, दोज काइंड ऑफ थिंग्स। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले इनलेट आउटलेट तो समझ में आएगा, इनलेट का मतलब पानी आएगा, आउटलेट का मतलब पानी जाएगा, ये तो कॉमन सेंस है, तो बताने की जरूरत थोड़ी ना है कि इनलेट का मतलब द पाइप विच फिल्स द टैंक और आउटलेट का मतलब द पाइप विच एम्प्टीज द टैंक। चलो लिख ही लेता हूं मैं, बाद में कोई पूछ लेगा मेरे से, सर इनलेट का मतलब बताओ, पाइप विच फिल्स द टैंक, जो टैंक को भर दे, और आउटलेट का मतलब क्या है, आउटलेट का मतलब है भाई कि जो पाइप टैंक को खाली कर दे, पानी बाहर निकाल दे, विच एम्प्टीज द टैंक। बहुत बढ़िया, शानदार। अब देखो, अब इसमें भी देयर आर 2 रूल्स टू वर्क विथ, ठीक है, जैसा मैंने उसमें टाइम एंड वर्क में भी समझाया था, इसमें भी ठीक है। सपोज करो, अ पाइप सपोज अ पाइप फिल सपोज अ पाइप फिल्स द टैंक, फिल्स टैंक, कोई भी एक टैंक है, इन n आवर्स, n आवर्स का मतलब n आवर्स में वो पानी भर देगा पूरा टैंक में, तो क्या मैं बोल सकता हूं देन पार्ट ऑफ टैंक filled filled in 1 hour, 1 घंटे में कितना पानी भर देगा, मतलब 1/n। हाँ 1/n, पार्ट ऑफ टैंक विच इज फिल्ड इन 1 hour, दिस विल बी इक्वल टू 1/n। अभी समझ में आया तुमको, ठीक है। अच्छा, इसी को बोलने का तरीका क्या, थोड़ा सा समझ लेंगे तो फिर क्वेश्चन में ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होती। इसी को बोलने का तरीका क्या है कि पाइप ने कितना काम किया, वर्क डन बाय द इनलेट पाइप दैट इज इक्विवेलेंट टू 1/n। सो इसी को अलग भाषा में बोलने का मतलब क्या है कि वर्क डन
इसी को मैं लिख रहा हूँ रिपीट करके, और या दैट इज का मतलब होता है और, वर्क डन बाय इनलेट पाइप, भरने की बात कर रहे हैं तो इसलिए इनलेट पाइप लिखा मैंने, इनलेट पाइप इन 1 आवर, 1 घंटे में इसने कितना काम किया, दैट इज इक्वल टू 1/n, 1/n के अकॉर्डिंग काम किया, ठीक है। चलो, सो दिस इज सिमिलर टू जो हमने टाइम एंड वर्क में किया था, उसी से रिलेट कर सकते हो, तो इसमें मैं ज्यादा टाइम नहीं स्पेंड करूंगा, मैंने बता दिया था वहां पे 1/n हमने कैसे कैलकुलेट किया था डायरेक्ट प्रोपोर्शन से जो भी था, तो उसी तरह से तुम यहाँ पे भी रिलेट कर सकते हो। अब सेकेंड पॉइंट, अब सेकेंड पॉइंट में क्या करते हैं अपन कि विल टॉक अबाउट इन आउटलेट पाइप। सपोज एन आउटलेट पाइप empties a full tank भरी हुई टैंक है, उसको खाली कर रहा है ये पाइप, इन लेट से कुछ अभी n ले लिया, यहाँ पे m ले लेते, इन m आवर्स, m घंटे में ये पानी को खाली कर देगा पूरा, ठीक है। तो देन कैन आई से part of tank which is emptied in 1 hour, that will be equal to 1/m, 1/m के बराबर होगा। फेयर इनफ, ये तो बहुत इजी है, ठीक है, कि अगर m घंटे में वो पानी को खाली कर दे सकता है तो 1 घंटे में कितना काम करेगा, मतलब 1 घंटे में कितनी टैंक खाली हो जाएगी, दैट विल बी इक्वल टू 1/m, एंड इसको ही हम लिख सकते हैं इन टर्म्स ऑफ वर्क डन बाय द आउटलेट इन व्हाट यू से, work done by outlet pipe in 1 hour, so that is equivalent to saying that is work done by outlet pipe in 1 hour, ठीक है, दैट इज इक्वल टू, इस केस में 1/m आ जाएगा, बट विद अ माइनस साइन। देखो माइनस साइन का मतलब क्या, सिर्फ कि पानी खाली हो रहा है, ठीक है। तो सिंस वर्क डन मतलब हम टैंक को खाली कर रहे हैं, इसीलिए मैंने माइनस साइन लगाया, जब टैंक भरेगा तो उसको वर्क डन को 1/m, ये वर्क डन इतना है नहीं, मैंने बस समझाने के लिए लिख दिया। तो माइनस साइन का मतलब सिर्फ इतना होता है कि टैंक खाली होने वाली है। अब जब क्वेश्चन करेंगे ना तो यू विल अंडरस्टैंड इन अ बेटर वे कि इसको हम कैसे समझेंगे, ठीक है। चलो नाउ 1 मिनट, आई विल टेक इजी क्वेश्चन, फिर समझ में आ जाएगा। 1 मिनट। जस्ट अ मिनट, अपन क्वेश्चन कर रहे हैं। ये आ गया मेरे पास क्वेश्चन, ठीक है। क्वेश्चन को पढ़ेंगे तो समझ में आएगा। एकदम इजी क्वेश्चन तो लिया नहीं है मैंने, बट ठीक है, वी कैन डू इट। अरे म्यूट कर रहे, म्यूट कर। हाँ, क्या लिखा है क्वेश्चन में, देखो। अ टैंक इज फिल्ड बाय 2 पाइप्स एंड एम्प्टीड बाय अ थर्ड। तो मेरे पास जो टैंक है, मान लेते ये मेरी टैंक है, ठीक है, जो भी टैंक है ये, इसमें 2 पाइप तो इसको भर रहे, 2 पाइप्स आर यूज्ड टू फिल दिस, ठीक है, ये 2 पाइप है, और एक पाइप से पानी बाहर आ रहा है, ठीक है। if the first two can fill the tank in 2 hours and 3 hours respectively, एक पाइप ये मान लेते 2 घंटा ले रहा है और ये 3 घंटा ले रहा है अकेले, अगर ओपन किया जाए तो पानी भरने में, एंड थर्ड कैन एम्प्टी इट इन 4 hours, तीसरा क्या कर सकता है, 4 घंटे में खाली कर सकता है। हाउ मच टाइम विल इट टेक टू फिल द एम्प्टी टैंक व्हेन ऑल 3 आर ओपन। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन में ये पूछा है उसने कि अगर मान लो मैंने तीनों टैप्स को एक साथ खोल दिया, 3 टैप्स आर ओपन टुगेदर, तो टैंक भरी हुई है, ठीक है।
तो इसको पानी को खाली करने के लिए कितना टाइम लगेगा। तो अब तुम ये सोच रहे होंगे कि सर ये तो एम्प्टी कर रहा है, तो ये जितना वर्क कर लेगा 1 घंटे में उसके हिसाब से टैंक खाली हो जाएगी। अरे बट ये भी सोचना पड़ेगा ना कि ये तो पानी को भर भी रहा है और मैंने तीनों को साथ में ओपन कर दिया है। सो एवरी टैप इज ओपन साइमल्टेनियसली। ये क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि हाउ मच टाइम विल इट टेक टू फिल द एम्प्टी टैंक व्हेन ऑल थ्री आर ओपन। मतलब मैंने उल्टा बोल दिया, अपने को पानी भरना है रादर देन एम्प्टिंग इट। ठीक है, तो टैंक खाली है, अब इसमें पानी भरना है, तो पानी भरने के लिए ये दोनों काम करेंगे, बट साइमल्टेनियसली पानी यहाँ से जाएगा भी। सो कुछ टाइम के बाद एक ऐसी सिचुएशन आ जाएगी कि टैंक पूरी भर जाएगी। ठीक है, क्योंकि 2 पाइप पानी भरने में लगे हैं और एक खाली करने में लगा हुआ है। दिस इज द क्वेश्चन। चलो, तो सबसे पहले अकॉर्डिंग टू द गिवन क्वेश्चन अपने को तीनों पाइप का टाइम दे रखा है, सो विल कैलकुलेट दी 1 आवर वर्क। ठीक है, सो 1 आवर वर्क या 1 आवर वर्क लिखे या ऐसा लिख लेते इसको, क्या लिखा था मैंने यहाँ पे वही यूज लिख लेते। पार्ट ऑफ टैंक फिल्ड बाय पाइप 1 इन 1 आवर। फर्स्ट पाइप इनलेट पाइप है, फिल्स टैंक, ऐसा लिखता हूं मैं इसको, पार्ट ऑफ टैंक filled by pipe 1 in 1 hour। ठीक है, 1 घंटे में। तो वो 2 आवर्स में पूरा भर सकता है, तो 1 घंटे में कितना भर सकता है, आधा। 1 घंटे में तो आधा फिलअप करेगा टैंक को। ठीक है, इसी को लिखने का तरीका क्या है कि मैं इसको वर्क डन भी से भी लिखता हूँ। मैं हमेशा भी वर्क डन से लिखूंगा क्योंकि वर्क डन से ज्यादा जल्दी समझ में आएगा। तो आई थिंक आई राइट दैट द फर्स्ट पाइप्स 1 आवर वर्क। 1 घंटे का काम कितना है उसका कि 1 घंटे में वो 1/2 टैंक को फिल कर ले। फिर सेकेंड पाइप का 1 आवर वर्क कितना है, सेकेंड पाइप 1 आवर वर्क वो कितना होगा, दैट शुड बी इक्वल टू पूरा टैंक 3 घंटे में भर रहा है तो 1 घंटे में कितना 1/3 भर देगा, 1/3 पार्ट ऑफ द टैंक। ठीक है, अब तीसरे पे चले जाओ। तीसरा क्या कर रहा है, खाली कर रहा है। तो जब खाली कर रहा है तो उसको नेगेटिव साइन से अपने को बताना पड़ेगा कि पानी तो खाली हो रहा है ना। सो थर्ड पाइप 1 आवर वर्क, 1 आवर वर्क दिस इज इक्वल टू 1/4 बट विथ अ माइनस साइन। ये माइनस साइन का रोल क्या है, क्योंकि ये टैंक को एम्प्टी कर रहा है। टैंक इज गेटिंग एम्प्टीड। ठीक है, तो सिंस इट इज गेटिंग एम्प्टी तो जो वर्क होगा वो माइनस साइन से रिप्रेजेंट करूंगा। ठीक है, आई थिंक ये तो गिवन इंफॉर्मेशन के हिसाब से मैंने लिख लिया। अब देखो, अब हमें क्या निकालना है कि पूरा टैंक कितने टाइम में भर जाएगा। ठीक है, सो मैंने उसके लिए बोल दिया कि लेट द टैंक बी फिल्ड, लेट द टैंक बी फिल्ड इन, मान लेते हैं x आवर्स। कुछ x आवर्स में टैंक फिल हो जाएगा। ओके सर, ठीक है। अब ये x ही तो निकालना है अपने को, यही निकालना है कि अगर तीनों को साइमल्टेनियसली ओपन किया है तो कितने घंटे लगेंगे पानी को भरने के लिए। तो सिंस द टैंक कैन बी फिल्ड इन x आवर्स, तो मैं क्या कर सकता हूँ, वर्क डन लिख सकता हूँ अभी। ठीक है, तो देखो अभी अगर पूरा टैंक x आवर्स में फिल हो सकता है तो 1 घंटे में कितना हो सकता है, पार्ट ऑफ 1 टैंक, by x. हाँ पार्ट ऑफ टैंक फिल्ड इन x आवर्स, पार्ट ऑफ टैंक फिल्ड इन 1 आवर, दैट विल बी इक्वल टू 1/x। क्योंकि पूरा x आवर्स में हो रहा है तो 1 घंटे में 1/x हो जाएगा। तो ये जो 1/x है, ठीक है, ये 1 घंटे में इतना टैंक भर सकता है व्हेन साइमल्टेनियसली ओपन। तो दिस इज इक्विवेलेंट टू क्या, कि तीनों पाइप साइमल्टेनियसली ओपन किए तो तीनों पाइप का वर्क डन लिख लो। वर्क डन क्या है, फर्स्ट पाइप का क्या है वर्क डन 1/2, सेकेंड पाइप का वर्क डन क्या है 1/3, और थर्ड पाइप सिंस इट इज एम्प्टिंग तो इसको लिख लूंगा -1/4। तीनों साइमल्टेनियसली ओपन किए। तो क्या ये समझ में आया मैंने कैसे लिखा, ये इक्वेशन समझ में आई कि अगर x हाँ आवर्स में सर. पूरा टैंक फिल हो रहा है तो दैट इज इक्वल टू सेइंग कि ये पाइप नंबर 1 क्या कर रहा है, इतना पानी भर रहा है, ये पाइप 2 है और ये पाइप 3 है जो एम्प्टी कर रहा है। हाँ, तो बस यहां से x आ जाएगा मेरा।
तो दिस इज 1/x इज इक्वल टू 6, और ये देखो 2, 3 और 4 का एलसीएम 12, दिस इज 6 प्लस 4 माइनस 3, 1/x इज इक्वल टू 10 - 3 कितना होता है 7/2. 7, 7/12। तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ गई 12/7, 12/7 मतलब x इज इक्वल टू 12/7 आवर्स। तो दिस मच इज द टाइम रिक्वायर्ड फॉर टैंक टू कम्प्लीटली फिल्ड। बहुत बढ़िया, ठीक है ना। तो अगर ऐसे करोगे क्वेश्चन को तो शायद ज्यादा प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए। हाँ, वो पॉइंट में नहीं कैलकुलेट किया तो भी चलता है, दैट इज 1.76. 174. ओके, बहुत ही बढ़िया। चलो, तो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। चलो, अभी सिमिलर क्वेश्चन आप लोग करके बताओ मेरे को। अरे जस्ट अ मिनट। अभी इतने लेट कौन ज्वाइन कर रहा है? हु इज ज्वाइनिंग सो मच लेट? चलो इसको करो। दिस इज द क्वेश्चन, ठीक है। अब क्वेश्चन को पढ़ो अच्छे से, देन ट्राई करो, फिर हम डिस्कस। सर वो आफ्टर क्या अप टू है, मतलब both pipes are open up to 2 hours. देखो क्या, पाइप ए कैन फिल अ सिस्टम, सिस्टम का मतलब टैंक है, इन 6 hours, एंड बी कैन फिल इट अप इन 8 hours। बोथ द पाइप्स आर ओपन्ड एंड आफ्टर 2 hours पाइप ए इज क्लोज्ड। तो 2 घंटे के बाद पाइप ए को बंद कर दिया है। हाउ मच टाइम विल बी टेक टू फिल द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सिस्टम? तो ये तो सिमिलर टू है जो हमने टाइम एंड वर्क के करस्पॉन्डिंग क्वेश्चन किए थे, कि कुछ घंटे के बाद ए ने काम करना छोड़ दिया तो बी अकेला कितने टाइम में कर लेगा, सिमिलर टू दैट। चलो अभी डिस्कस करेंगे, पहले तुमने सोच लिया होगा तो विल डिस्कस। देखो क्या करना है इसमें, बताओ कि टाइम चाहिए और सर 2 minutes. ओके।
सर 130/42। 130/42 नहीं रे, कोई बात नहीं, अभी करते ना अपन। सर 10/3। हाँ 10/3 आई थिंक शुड बी करेक्ट। हाँ 10/3 शुड बी करेक्ट। चलो देखो क्या दे रखा है, A can fill a cistern in 6 hours। तो फर्स्ट पाइप A ना, A दे रखा है तो A लिख लेते हैं। वर्क डन बाय पाइप A in 1 hour, दैट इज इक्वल टू 1/6। फिर उसी तरह से वर्क डन बाय पाइप B in 1 hour, दैट इज इक्वल टू 1/8। ठीक है, चलो अब उसने बोला है कि बोथ दी पाइप्स आर ओपन टुगेदर। सो अगर दोनों एक साथ ओपन कर दिए तो उनका वर्क डन निकाल देते हैं। वर्क डन बाय पाइप A एंड B इन 1 hour। ठीक है, जब साथ में काम कर रहे हैं, साथ में ओपन किए, दैट इज इक्वल टू 1/6 प्लस 1/8। तो ये कितना आ जाएगा, दैट इज इक्वल टू 6 और 8 का एलसीएम 24, 24 आ गया यहाँ पे। तो दिस इज 4 + 3, दैट इज इक्वल टू 7/24। 7/24। 7/24। ठीक है, अब उसने क्या बोला कि आफ्टर 2 आवर्स पाइप ए इज क्लोज्ड, है ना, पाइप ए इज क्लोज्ड। तो इसका मतलब जब पाइप ए और बी साथ में काम कर रहे थे तो उन्होंने 1 घंटे में कितना काम कर लिया, 7/24। 7/24 पार्ट ऑफ द टैंक इज बीइंग फिल्ड अप। तो हम ये निकाल लेते, क्योंकि पाइप ए को अगर उसने 2 घंटे के बाद बंद किया है तो हम ये देख लेते कि 2 घंटे में कितना काम किया उन्होंने। सो वर्क डन 14/24। by 14/24। yes pipe A 14/24। and B in 2 hours। ठीक है, that should be equal to 7/24 into 2। ठीक है, so that is 14/24। so 14/24 is the work done by both pipe A and B in 2 hours, that is equivalent to, इसको cancel कर देते तो this will be 2 7s are 2 12 so 7/12। तो इसका मतलब दिस इज द पार्ट ऑफ टैंक फिल्ड। तो अभी 2 घंटे में इतना टैंक फिल हो चुका है। तो व्हाट इज द टैंक नॉट फिल्ड, व्हाट इज द पोर्शन ऑफ द टैंक विच इज नॉट फिल्ड। सो पार्ट ऑफ टैंक नॉट फिल्ड दैट इज इक्वल टू हाउ मच। पूरा टैंक को मैंने बताया था, पूरे टैंक को भरने को या पूरे काम करने को आई विल रिप्रेजेंट बाय 1। तो 1 minus 7/12, this is the portion of the tank or part of the tank which is not filled still। समझ में आ रहा है ना। so this is equal to 12 minus 7/12, that is equals to 5/12। क्योंकि 7/12 तो उन्होंने 2 घंटे में भर दिया, अब 5/12 बचेगा भरने के लिए। तो 5/12 अभी किसको भरना है। ठीक है, ए तो भाग गया, ए पाइप B तो को। बंद हो गया, अब ये पूरा बी को भर रहा है। तो ये बी कितना टाइम लेगा भरने के लिए, ये पूछा हुआ है। ठीक है, सो ये लिखा मैंने, पार्ट ऑफ टैंक नॉट फिल्ड व्हेन ए इज क्लोज्ड। ठीक है, सो इसका मतलब बी हैज टू फिल दिस मच अमाउंट ऑफ टैंक। तो बी का 1 घंटे का काम कितना है, 1/8। सो बीज पाइप बीज 1 hour वर्क, ये किसके इक्वल है, दिस इज इक्वल टू 1/8। यस 1/8। तो हमें क्या निकालना है कि वो 1/8 फिल कर सकता है। तो अभी तुमको देखो तो डायरेक्ट वेरिएशन से आ जाएगा ना कि 1 घंटे में इट कैन फिल 1/8। सो हाउ मच टाइम इट विल टेक, x आवर्स बोल दिया मैंने, टू फिल 5/12। तो लेट्स क्रॉस मल्टीप्लाई इट। तो यहाँ से आ जाएगा x इंटू 1/8 इज इक्वल टू 5/12। सो दिस इज 4 2s are 4 3s are
सो x इज इक्वल टू 10/3 आवर्स। ठीक है, समझ में आया क्या किया मैंने यहाँ पे, Yes, sir. है ना? तो दिस इज हाउ यू कैन थिंक अबाउट द क्वेश्चन। किसी को कोई डाउट? नो सर। ओके, तो आगे बढ़ते हैं अभी, जस्ट अ मिनट। चलो, सो आंसर क्या आ गया? 10/3 आवर्स इज द आंसर, जो यहाँ पे मैंने बता दिया। ठीक है, दिस इज टाइम एंड दिस इज पोर्शन ऑफ टैंक फिल्ड, पोर्शन ऑफ टैंक। सर मतलब 3 hours 33 minutes नो। हाँ करेक्ट, 3 hours 33 minutes। 10/3 आवर्स को अगर उसमें कन्वर्ट करना है तो करेक्ट, एकदम सही जवाब। चलो आगे बढ़े अभी। देखो बुक में तो इजी इजी क्वेश्चन होंगे एंड एग्जाम में भी इजी इजी क्वेश्चन आएंगे, तो मैं तो क्लास में करा रहा हूँ समझाने के लिए। अगर तुम ये किसी को अगर डिफिकल्ट लग रहा होगा, देख तुम्हारे बुक में ओपन करके देखना, यू विल फाइंड वेरी इजी क्वेश्चन। सो डोंट थिंक दैट कि अच्छा ये तो बहुत डिफिकल्ट हो रहा है, कोई डिफिकल्ट नहीं है। अगर समझेंगे तो कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है, और अगर नहीं समझेंगे तो सब कुछ डिफिकल्ट है। चलो एक और क्वेश्चन करते हैं अभी। डायरेक्ट एंड इनवर्स वेरिएशन में देयर इज नथिंग मोर आई एम सपोज टू टीच। ठीक है, अभी सिर्फ क्वेश्चन करना है। तो अभी आज के क्लास में तो वी वोंट स्टार्ट विद द नेक्स्ट चैप्टर, वो तो नेक्स्ट क्लास में करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक आई थिंक फैक्टराइजेशन होगा, वो नेक्स्ट क्लास में करेंगे। अभी कुछ क्वेश्चन करते हैं। क्या लिखा हुआ है? 2 pipes M and N can fill a cistern in 12 hours and 16 hours separate respectively. If both the pipes are open together, then after how many minutes N should be closed so that the tank is full in 9 hours? अब इसमें थोड़ा सोचना पड़ेगा। अब ये अपोजिट पूछ लिया उसने कि अभी मुझे ये बताना है कि कितने टाइम के बाद पाइप N को बंद करना पड़ेगा so that the tank is full in 9 hours. अगर कोई डायरेक्टली लिख सकता है तो वेल एंड गुड, नहीं लिख सकता है तो जैसे जैसे मैंने समझाया वैसे लिखने की कोशिश करो। Is anybody able to think it? टेन मिनट्स। ठीक है, 10 मिनट्स नहीं, 10 मिनट्स इज नॉट करेक्ट। हाँ एक्सप्लेन करूंगा, डोंट वरी, आई विल एक्सप्लेन। यू डोंट नीड टू टेल मी दैट, मैं एक्सप्लेन करूंगा ही ना बेटा। देखो क्या दे रखा है,
2 pipes M and N can fill a cistern in 12 hours and 16 hours. वेट सर, अच्छा वेट करूँ क्या? अभी भी कुछ लोग कर रहे हैं, वेट करने के लिए बोल रहे हैं मुझे. चलो डोंट वरी, आई विल वेट फॉर 2 more minutes, फिर मैं एक्सप्लेन करता हूँ. ओके सर. Their 1 hour work is 7/48. हाँ विल चेक, अभी चेक करते हैं. I think now we can do. देखो 2 pipes M and N can fill a cistern in 12 hours. तो pipe M 1 hour work, 1 hour work कितना हो जाएगा? That is equal to 1/12. और पाइप N का 1 hour work, अब ध्यान देना अच्छे से, ठीक है, इजी है बहुत, इक्वल टू 1/60. ठीक है. अब उसने क्या बोला है कि इफ बोथ दी पाइप्स आर ओपन टुगेदर आफ्टर हाउ मेनी मिनट्स एन शुड बी क्लोज सो दैट द टैंक इज फुल इन 9 hours. तो मिनट्स पूछा है, विल कैलकुलेट इन आवर्स क्योंकि जो ये दे रखा है दैट इज इन 9 hours. तो अभी इसको ऐसे समझो कि दोनों को साथ में ओपन कर दिया, अब कितने टाइम के बाद एन को बंद किया जाए, तो मैं बोल देता हूं कि चलो एक्स आवर्स के बाद मैंने एन को बंद कर दिया होगा. सो विल से दैट लेट आफ्टर x hours pipe n is closed. ठीक है, ये मुझे बोलना पड़ेगा क्योंकि मुझे ये नहीं पता ना कि दोनों ने कितने टाइम तक साथ में काम किया, मतलब साथ में कितने टाइम के लिए ओपन थे, उसके ऊपर मेरा आंसर डिपेंड करेगा. अब मुझे ये पता चल गया कि अगर आफ्टर x hours pipe n is closed, ठीक है, तो इसका मतलब फॉर x hours दोनों साथ में ओपन थे, those were opened together. So what I'll do is I'll calculate pipe M and N 1 hour work कैलकुलेट कर लेते हैं. 1 hour work तो बहुत इजीली दिख रहा है तुम्हें, इक्वल टू 1/12 प्लस 1/16. ठीक है, दिस इज 1 hour work. नाउ आई वांट x hour का वर्क निकालना पड़ेगा मुझे. पाइप M and N, हाँ जो भी कैलकुलेशन आ रही होगी, चलो कैलकुलेशन कर दूं क्या, कर देता हूं मैं. दिस इज इक्वल टू हाउ मच, 12 and 16 का एलसीएम कितना हो जाएगा? 48. और दिस शुड बी 12 into 4 and 16 into 3, so 7/48. ये तो सबको समझ में आया. नाउ पाइप M and N x hour वर्क, क्योंकि उन्होंने x hours के लिए साथ में काम किया, that will be equal to 7/48 into x. क्योंकि एक घंटे में 7/48 काम कर रहे हैं, तो x घंटे में 7x/48 करेंगे. It's very simple to understand. Now the thing starts. अब देखो पूरा टैंक कितने टाइम में फिल हो रहा है? 9 hours में. तो अगर x hours के लिए दोनों ने साथ में काम किया है, तो बचे टाइम के लिए कौन काम कर रहा होगा अकेले? सिर्फ m, बिकॉज n तो हमने बंद कर दिया. So now I can say that after n is closed, only pipe M is working and it is working for and it will work for कितने घंटे के लिए काम करेगा? and it will work for 9 minus x hours. 9 minus x क्यों? क्योंकि पूरा टैंक तो 9 घंटे में भर रहा था ना, तो x hours तक तो दोनों ने साथ में काम किया, तो बचे कितने hours? 9 minus x, and it will work for 9 minus x hours.
9 माइनस एक्स आवर्स के लिए दोनों काम करेंगे, सॉरी ओनली m विल वर्क। सो इसका मतलब अब पूरा टैंक भरने के लिए क्या है कि एक तो फॉर x आवर्स हु हैज वर्कड पाइप mnn दैट इज 7x अपॉन 48, फिर प्लस बचे 9 माइनस एक्स आवर्स के लिए किसने काम किया, सिर्फ और सिर्फ m पाइप ने। अब पाइप m का 1 आवर वर्क मुझे पता है 1/12 है, तो 9 माइनस एक्स आवर्स का वर्क कितना होगा 9 माइनस एक्स अपॉन 12, दिस शुड बी इक्वल टू 1। वी आर टॉकिंग अबाउट टैंक गेटिंग फिल्ड ना, तो ये वर्क है, ये वर्क है एंड दिस इज वर्क, जो कंप्लीट वर्क को हम 1 से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। देखो ये समझ में आया, समझ में आया। तो अभी यहाँ से x की वैल्यू Yes. निकालनी है, तो दिस इज 7x अपॉन 48, मतलब एलसीएम ले लो ना सीधा, क्यों ऐसा कर रहे हैं हम, 48 एलसीएम आ जाएगी, सो 48, तो दिस इज 7x प्लस 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा यहाँ पे इक्वल टू 1। इसको आगे सॉल्व करेंगे तो मिलेगा 7x प्लस 36 माइनस 4x इज इक्वल टू 48। तो 7x माइनस 4x इज 3x और 48 माइनस 36 इज 12, तो x इज इक्वल टू 4 आवर्स। सो आफ्टर 4 आवर्स आई शुड क्लोज पाइप m, जो भी है पाइप m या n। हाँ बेटा कर देता हूँ फिर से एक्सप्लेन, ठीक है। सो दैट इज करस्पॉन्डिंग टू 240 मिनट्स, 240 मिनट्स, क्योंकि उन्होंने मिनट्स में पूछा था। हाँ फिर से एक्सप्लेन करने के लिए बोला है किसी ने, चलो देखो ध्यान से सुनना अभी, फिर से अलग तरह से एक्सप्लेन करते। देखो अपने पास टैंक है, एक पाइप m है, ठीक है, ये m वाला पाइप है और ये दूसरा n वाला पाइप है, ठीक है। चलो अब ये दोनों क्या कर सकते, पाइप m अकेला कितने टाइम में टैंक को फिल कर सकता है, इट कैन फिल इन 12 आवर्स। ये कंप्लीटली फिल करेगा, अगर इसको अकेले को ओपन किया तो 12 घंटे लगाएगा, अगर पाइप n को अकेले को ओपन किया तो 16 आवर्स लगाएगा टू फिल दिस टैंक, ठीक है। ओके सर, अब क्वेश्चन में क्या पूछा है कि दोनों को साथ में ओपन कर दिया, दोनों को साथ में ओपन कर दिया, लेकिन कुछ टाइम के बाद मुझे किसको बंद करना है, आई शुड क्लोज पाइप n, आई शुड क्लोज पाइप n सो दैट टैंक इज फिल्ड इन 9 आवर्स। तो अगर मैंने एक बार दोनों को साथ में ओपन कर दिया, ठीक है, तो पानी भरेगा कुछ, तब वो साथ में ओपन करने के बाद कितना पानी भर जाएगा वो निकाल लेते पहले, फिर उसके बाद मैं एन को बंद कर दूंगा। तो अभी तुम इसको इस तरह से सोचना पड़ेगा कि कितने टाइम तक दोनों ने साथ में काम किया, नहीं पता, तो मैंने बोल दिया कि लेट पाइप m and n work together for x hours, for x hours। दिस इज इक्विवेलेंट ऑफ सेइंग कि मैंने पाइप n को x घंटे के बाद बंद कर दिया, है ना, जो मैंने यहाँ पे लिखा था सेम ही चीज तो लिखी हुई है कि आफ्टर x आवर्स पाइप n इज क्लोज। दिस इज इक्विवेलेंट टू सेइंग कि मैंने बोल दिया कि m और n दोनों साथ x आवर्स के लिए काम कर रहे थे, बहुत बढ़िया, ठीक है। तो एक घंटे में पाइप m कितना काम कर लेगा 1/12 और पाइप n कितना काम कर लेगा 1/16, और अगर एक घंटे में दिस इज 1 आवर वर्क, किसका 1 आवर वर्क फॉर m and n टुगेदर, ठीक है सर। तो यहां से x आवर वर्क कितना आ जाएगा, क्योंकि उन्होंने तो साथ में x आवर के लिए काम किया, तो x आवर वर्क कितना आ जाएगा, इसको x से मल्टीप्लाई कर दो, सो 1/12 प्लस 1/16 इंटू x एंड दैट इज नथिंग बट इक्वल टू 7x अपॉन 48, जो ऊपर कैलकुलेशन की थी वो समझ में आएगा, ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब मैंने क्या किया, n को बंद कर दिया, ओके बहुत बढ़िया, n को बंद कर दिया तो सिर्फ m काम करेगा, तो अगर m काम करने वाला है तो m अभी कितने घंटे के लिए काम करेगा, पूरा टैंक तो 9 घंटे में फिल हो रहा था, तो m विल वर्क फॉर n is closed after x hours, so now m will work for n minus x hours, n minus x hours के लिए काम करेगा, ठीक है। तो अब n minus x hours के लिए अगर m काम करना करेगा तो m का 9 minus x hour का वर्क कितना हो जाएगा, m 9 minus x hour वर्क, दैट विल बी इक्वल टू, एक घंटे का काम कितना है भाई 1/12,
सो 9 माइनस एक्स आवर्स का वर्क हो जाएगा 9 माइनस एक्स अपॉन 12। तो अब ये एक्स आवर का वर्क है, ये 9 माइनस एक्स आवर का वर्क है, दोनों को ऐड करेंगे तो पूरा काम मिल जाएगा। तो दैट शुड बी 7x अपॉन 48 प्लस 9 माइनस एक्स अपॉन 12 इक्वल टू 1। ठीक है, फिर से बता देता हूं कि दिस इज m प्लस n जब ओपन थे, एंड दिस इज व्हेन ओनली m इज ओपन, n को तो बंद कर दिया। अब समझ में आया? इसको सॉल्व करोगे तो वही आंसर मिलेगा। मैंने फिर से समझा दिया। देखो भाई, जिसको समझ में नहीं आया पूछ सकते फिर से। ठीक है, आई थिंक अभी बुक के क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो यू शुड नॉट फेस एनी प्रॉब्लम। Sir, in exam, this type questions are going to come or book type? बुक टाइप आई सेड ना, बुक टाइप के आएंगे। 1 or 2 एग्जांपल्स ओनली आई टुक वेरी डिफिकल्ट। सी, दिस इज वन ऑफ देम। ठीक है, दिस इज वन ऑफ देम। एंड पाइप, आई मीन पाइप एंड सिस्टम में यू कैन से दैट कि हाँ लिटिल डिफिकल्ट बोल सकते हो, बट इन एग्जाम्स डेफिनेटली इजियर क्वेश्चंस विल कम, जहां पे तुमको सीधा डायरेक्ट या इनवर्स प्रोपोर्शन है दिख जाएगा। यू हैव टू आइडेंटिफाई दैट एंड अकॉर्डिंगली कैलकुलेट द आंसर। जो हमने स्टार्टिंग पार्ट ऑफ द क्लास में डिस्कस किया ना, ये जो इजी क्वेश्चंस थे जो हमने, Okay, sure. हाँ वो ये डिस्कस किया, इसी टाइप के क्वेश्चंस आएंगे, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं आएंगे। टाइम वर्क क्या आ सकते हैं जो हमने लास्ट क्लास में किए, फिर आज ये किया बस। पाइप सिस्टम्स पे आएंगे तो इट विल बी वेरी इजी, सो डोंट वरी कि हाँ सर बहुत डिफिकल्ट है। तो मैंने क्लास में समझाने के लिए ऐसे कर दिया, डरने की जरूरत नहीं है। बहुत डिफिकल्ट लग रहा है क्या? Pipes and cistern is difficult. हाँ तो कोई बात नहीं ना, पाइप्स एंड सिस्टम की आपकी बुक में ज्यादा क्वेश्चन भी नहीं होंगे, वो तो डायरेक्ट इनवर्स प्रोपोर्शन वी वर स्टडिंग, सो आई थॉट कि दीज आर आल्सो वेरी कॉमन टाइप ऑफ क्वेश्चंस व्हिच कम, तो मैंने डिस्कस कर लिया। बट योर बुक इज नॉट हैविंग दोस, सो डोंट वरी। चलो, सो नाउ सिंस वी हैव टाइम तो विल डिस्कस मोर क्वेश्चंस, बिकॉज इफ आई स्टार्ट विद फैक्टराइजेशन तो अभी तो खत्म नहीं कर पाएंगे, तो उसको नेक्स्ट क्लास में करेंगे। अभी कुछ क्वेश्चन करे, ठीक है, और क्वेश्चन करे। किसी को कुछ पूछना है? इफ यू वांट टू आस्क एनी क्वेश्चंस यू कैन आस्क, अदरवाइज आई विल टेक अप क्वेश्चंस। देखो, एन इलेक्ट्रिक पोल 14 meters high. Now easy questions will be coming. 14 meters high, ठीक है, casts 14 meter high, casts a shadow of 10 meters, ठीक है। the height of a tree that casts a shadow of 15 meters under similar conditions is, ठीक है। दिस इज द क्वेश्चन। चलो इसको ट्राई करो। 21. आंसर भी बता दिया किसी ने मुझे फटाफट। $21 meters. 21 मीटर्स कैसे बताया हमने 21 मीटर्स? तो इसमें वी शुड हैव द अंडरस्टैंडिंग कि जितनी ज्यादा हाइट होगी उतनी ज्यादा लंबी शैडो बनेगी, ठीक है। दैट इज द आइडिया। सो व्हाट वी हैव इज हाइट ऑफ पोल या ट्री जो भी होगा एंड शैडो लेंथ 21 meter.
ठीक है, तो इफ आई इंक्रीज द 20 हाइट देन द शैडो लेंथ विल आल्सो इंक्रीज। अगर मैं हाइट को कम कर दूंगा तो शैडो लेंथ भी कम हो जाएगी। सो दिस इज अ डायरेक्ट प्रोपोर्शन। सो दिस काइंड ऑफ अ क्वेश्चन यू कैन एक्सपेक्ट इन द एग्जाम, डायरेक्ट प्रोपोर्शन। सीधा दिख रहा है तुम्हें कि डायरेक्ट प्रोपोर्शन होगा। अब अगर डायरेक्ट प्रोपोर्शन है तो मुझे क्या दे रखा है, ट्री की हाइट दे रखी है 14 मीटर्स हाई ट्री बोला है उसने, ठीक है, और उसकी शैडो कितनी है 10 मीटर्स। फिर उसने बोला है कि अगर किसी पोल की हाइट दे रखी थी, सॉरी, अब मुझे बोल रहा है कि ट्री की हाइट बताओ जो 15 मीटर का शैडो बना ले। तो मान लेते हैं कि द हाइट इज h ऑफ द ट्री। सो सिंस दिस इज अ डायरेक्ट वेरिएशन तो विल क्रॉस मल्टीप्लाई। सो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो वी विल गेट 14 into 15 is equals to h into 10. So h will be equal to 14 into 15 by 10. So 5 3s are 5 2s are 2 1s are 2 7s are. So we get h is equal to 21 सर meters. हाँ बोलो। अगर 14/10 इंटू 15 किया तो चलता है? 14 by 10 into, अरे हाँ रे, वो एक ही बात है ना, दैट इज द सेम थिंग ना व्हाट आई हैव रिटन। ऐसा क्यों लग रहा है तुझे कि जो तू कर रहा है दैट इज अ यस। डिफरेंट थिंग? ऐसा लग रहा है क्या? नहीं सर। हाँ तो फिर द सेम थिंग। चलो अभी एकदम इजी रेशो प्रोपोर्शन का क्वेश्चन दो क्या? चलो इजी क्वेश्चन देता हूँ तुमको रेशो प्रोपोर्शन का। लेट्स से आई हैव 2.5 is to 1.5. This is equal to x is to 24. x is to 24. Find x. Find x. ये तो कोई भी कर लेगा, तो किसी को भी आ जाएगा, आना ही चाहिए। Sir, answer is 40. 40 आंसर आ गया रे इसका। 40. Yes, sir, 40. कितना आंसर आ गया? 40। कैसे? ये तो रेशो प्रोपोर्शन का क्वेश्चन है तो पहले पढ़ चुके होंगे तुम। सो दिस इज समथिंग लाइक कि 2.5 upon 1.5 is equal to x upon 24. So from here I can say that x will be equal to 2.5 upon 1.5 into 24. So x will be equal to what? So यहाँ से तो इसको लिख सकते हैं ना 25/15 into 24. 5 3s are 5 5s are 3 1s are 3 8s are. So the value of x is equal to 40. Answer. चलो अभी एक पैराग्राफ टाइप क्वेश्चन देता हूँ। देखो मैंने क्वेश्चन लिखा कि इफ टू क्वांटिटीज if two quantities, let's say a and b, vary inversely, ठीक है, then question part 1, then x is equals to 5 when y is equals to 15. Find x when y is equal to 12. Then find x when y is equals to 12. क्वेश्चन समझ में आया? Four. No, 4 is not correct.
ऑप्शन ही नहीं, चलो ऑप्शन दे दूं क्या? लो तुमको ऑप्शन भी देता हूँ। ऑप्शन इज 6.25, then 7.35, then I have 7.25, then D 6.35. See the options. इनवर्स वेरिएशन है, तो इनवर्स वेरिएशन का मतलब मैंने क्या बताया था कि इफ टू क्वांटिटीज आर वेरिंग इनवर्सली, सो व्हाट कैन आई से, द प्रोडक्ट ऑफ द टू क्वांटिटीज शुड बी इक्वल टू कांस्टेंट। ये बताया था ना मैंने, Sir, 6.25. a into b should be equal to constant since these are varying inversely. इनवर्स वेरिएशन होने के कारण आई हैव टू राइट ए बी इक्वल टू कांस्टेंट, और अगर डायरेक्ट वेरिएशन होता तो आई वुड हैव रिटन a is equals to some constant times of b, ऐसा। तो अब मुझे क्या दे रखा है, ठीक है, a और b दे रखे हैं ना, तो यहाँ पे x और y भी इनवर्सली वेरी करेंगी, ये बोलने का मतलब है। वो मैंने a और b लिख लिया और x एंड y लिख लिया, सो दैट आई शुड हैव नॉट डन, बट ठीक है कोई बात नहीं, अब समझ गए तुम कि x को a की तरह, y को b की तरह ट्रीट करो। सो आई कैन राइट x1 y1 इज इक्वल टू x2 y2, ये लिख सकता हूं मैं, बिकॉज दीज आर इनवर्सली वेरिंग। सो x1 की वैल्यू 5 है व्हेन y इज 15, मुझे क्या निकालना है x, तो x2 निकालना है मुझे व्हेन कांस्टेंट इज 12। ऐसा समझ सकते हैं इसको, या तो तुम इसको ऐसा भी कर सकते हो, देखो x2 कहां से कितना आ जाएगा, यहाँ से 5 into 15 upon 12, तो दिस इज 75 upon 12, तो पहले इसको 3 से कट कर दो, 3 4 3 5, 25 by 4 एंड दैट शुड बी इक्वल टू 6.25। एक तरीका तो ये हुआ। दूसरा तरीका क्या हुआ कि हम इसको ऐसा भी कर सकते कि मुझे x5 और y15 दे रखा है, तो आई नो दैट x into y is equals to constant, ठीक है, तो इस कांस्टेंट की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो ये कांस्टेंट कितना आ जाएगा, जब x 5 है तो y 15 है, तो दिस कांस्टेंट इज नथिंग बट 75, ठीक है, तो यहां से ये कांस्टेंट की वैल्यू आ गई 75। फिर मैं क्या करूंगा कि मुझे x निकालना है जब y 12 है, तो आई कैन से दैट x into 12 should be equal to constant. This is another way of doing the question, ठीक है, ये alternative, ठीक है। So I can say when x is supposed to be found out, y 12 दे रखा है and constant is how much, 75, so यहाँ से भी same answer आएगा, x is equals to 75 by 12, that is 3 4 and 3 25, 6.2. so 6.25। ऐसे भी कर दिया तो भी कोई गलत नहीं है, एवरीथिंग इज करेक्ट, ठीक है। और क्या करें, आई थिंक दैट शुड बी इट। अभी हमें इनवर्स डायरेक्ट और इनवर्स प्रोपोर्शन में किसी को और कोई प्रॉब्लम है क्या? जो बुक के क्वेश्चन है ना वही करोगे, उसी से एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे, मतलब उसी तरह के आएंगे, वहां से एग्जैक्टली क्वेश्चन तो नहीं आएगा, सिमिलर काइंड ऑफ क्वेश्चंस, नो डाउट सर। ठीक है। तो अभी अपन नेक्स्ट चैप्टर क्या है, फैक्टराइजेशन है, वो विल स्टार्ट इन द नेक्स्ट क्लास। अभी क्या, अभी स्टार्ट करेंगे, 5-10 मिनट बचे, बट इफ यू स्टार्ट नाउ तो कोई फायदा नहीं है 10 मिनट के लिए। सो देखो अभी हमारा बचा क्या क्या है, दैट आई विल टेल यू। जो हमारा पेंडिंग सिलेबस है तो दैट इज फैक्टराइजेशन, दिस इज इंपॉर्टेंट, तो हम नेक्स्ट क्लास में और उसकी नेक्स्ट क्लास में भी फैक्टराइजेशन पढ़ेंगे, तो ये हो जाएगा फैक्टराइजेशन। तो नेक्स्ट 2 क्लास में, नेक्स्ट वीक का टाइम टेबल मिल गया आपको। फिर ग्राफ्स वाला टॉपिक बचा हुआ है, दिस इज वेरी इजी, ग्राफ्स को बहुत जल्दी खत्म कर देंगे, एंड प्लेइंग विथ नंबर्स। तो आई थिंक प्लेइंग विथ नंबर्स तो बहुत इजी है। सेल्फ स्टडी है ये, देयर इज सेल्फ स्टडी ओवर देयर, बट फिर भी मैं बताऊंगा कुछ मतलब कि डिविजिबिलिटी की टेस्ट क्या होती है, वो सारी चीज, तो दिस शुड नॉट टेक मच टाइम, इसको भी ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, ये अपन अच्छे से पढ़ेंगे आराम से, ठीक है। किसी को कुछ सर प्रॉब्लम? प्लेइंग विथ नंबर्स में वो मैजिक क्यूब भी होगा क्या? नहीं, प्लेइंग विथ नंबर्स में मैजिक क्यूब नहीं होगा। मैजिक क्यूब क्यों, अभी वो रूबिक्स क्यूब बोल रहा है क्या तू? हाँ सर वही, वो थोड़े से नंबर दिए होते हैं और उससे हमें ऐसे नंबर फाइंड आउट करने होते हैं कि जिसका सॉल्यूशन डायगोनली हाँ, स्ट्रेट एंड वो मेंटल हॉरिजॉन्टल एबिलिटी, सभी में। वो मेंटल एबिलिटी में आएगा, वो मेंटल एबिलिटी का पार्ट हो गया रे, वो मैथमेटिक्स का पार्ट नहीं हुआ। वो मेंटल एबिलिटी की क्लास रखती है क्या तुम्हारी? डू यू हैव मेंटल एबिलिटी क्लासेस? Yes, sir. हाँ, सो इन दोस क्लासेस दोस काइंड ऑफ अ क्वेश्चन विल बी देयर। समझ गया मैं, मान लेते कि ऐसा कुछ ग्रिड दे रखा है और तुम्हें दे दिया गया यहाँ पे 1 2 3
4 5 और यहाँ पे क्वेश्चन मार्क और यहाँ पे कुछ नंबर दे दिए, ऐसा ना? दैट इज मेंटल एबिलिटी। हाँ सर। मेंटल एबिलिटी, वो मैथ्स नहीं है। मैथ्स यहाँ प्लेइंग विथ नंबर्स में हम क्या करेंगे पता है क्या? डिविजिबिलिटी टेस्ट पढ़ेंगे। मतलब 7 से डिविजिबिलिटी का रूल पता है तुमको? डू यू नो 7 से डिविजिबिलिटी हाँ का? नहीं सर, 7 का नहीं। हाँ, 7 का नहीं पता, 11 का पता है? का पता है। हाँ, तो कुछ लोगों को पता होगा, पहले से पढ़ रखा होगा कभी, तो वो सारी चीजें करूंगा। सर और 11 फिर का पता है। हाँ, तो ज्यादा नहीं बताऊंगा मैं। 7 फिर 11 का देख लेंगे, 13 में भी ऐसा कुछ थोड़ा करेंगे, तो ज्यादा टाइम नहीं लगेगा उस पे, है ना? कुछ एग्जांपल के साथ वील स्टडी दैट ऑफ। ठीक है, चलो फिर अभी बंद करें अपना। ठीक है सर, थैंक यू। ठीक है, नेक्स्ट बाय क्लास बाय। में फैक्टराइजेशन। ठीक है, हाँ सर, बाय सर। बाय। Thank you, sir. Bye. Sir. बाय सर। Bye, थैंक यू sir. सर। Bye.